Hello everyone, welcome to the CMA US. Today's first lecture of CMA US. We will discuss in this video the syllabus, exam pattern and the introduction. There are 4 units of syllabus. This is not the entire syllabus. These 4 units we will discuss. First 2 units related to internal controls and second 2 units is relating to information system and system development. First 2 units weighted 15% and the third 4th units is equal to 15%. These 4 units, ये 4 units का syllabus आपका around 1 month का syllabus है. सिर्फ 1 month में ये 4 units discuss हो जाएगी, जो आपको ऑलमोस्ट 30% की कवरेज देगी. एग्जाम में 30% की कवरेज देगी ये 4 यूनिट्स, और ये 4 यूनिट्स हो जाएगी 1 मंथ. विद इन 1 मंथ वी विल कंप्लीट दिस सिलेबस. नाउ एग्जाम पैटर्न. आपको पता है आपके एग्जाम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट्स में होंगे. अगर पार्ट 1 आपका क्लियर होता है तभी आप एलिजिबल होंगे पार्ट 2 देने के लिए. पार्ट 1 4 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 100 एमसीक्यूज होंगे एंड 2 केस स्टडी होगी, केस बेस्ड क्वेश्चंस. राइट. आपको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? आउट ऑफ 500 आपको कितने चाहिए? 360 चाहिए. 360 पासिंग मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 500, और 50% एमसीक्यूज में लाने हैं. मतलब कि आपके 50% एमसीक्यू सही होने चाहिए. बाकी के मार्क्स आप एमसीक्यूज में से भी ला सकते हो और केस बेस्ड क्वेश्चंस में से भी ला सकते हो. राइट. बट 50% आपको एमसीक्यूज अपने करेक्ट करने ही करने हैं. इसका मतलब क्या है? आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए सिलेबस की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए. आपको कोई आपको क्रैम नहीं करना, रट्टा नहीं मारना, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए. 10 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस आपके मार्क्स उनको नहीं दिए जाएंगे. बाय आईसीएम में इवैल्यूएट करेगा, सिर्फ आईसीएम में आपको इवैल्यूएट करेगा उन 10 क्वेश्चंस पे. उस पे आपको मार्किंग नहीं मिलेगी. आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस आपको 45 क्वेश्चंस करेक्ट करने ही करने. सारे एमसीक्यूज इक्वली वेटेड होंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी एमसीक्यू की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. दैट इज अ बिग पॉजिटिव पॉइंट. हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके 4 यूनिट्स है. फर्स्ट 2 यूनिट आपके रिलेटेड है इंटरनल कंट्रोल से, एंड सेकंड 2 यूनिट्स थर्ड एंड फोर्थ आपके रिलेटेड है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिस्टम डेवलपमेंट से. फर्स्ट यूनिट इंटरनल कंट्रोल्स. हम आज डिस्कस करेंगे इंटरनल कंट्रोल्स. अब पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल्स होते क्या हैं. व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल्स? हाँ जी, इंटरनल कंट्रोल्स. व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल्स? इंटरनल कंट्रोल्स इज अ प्रोसेस. कोई भी कंपनी के अंदर ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है. यू कैन से इज अ सिस्टम. किस लिए? ताकि कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छी तरह अचीव कर सके, इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव कर सके. कंपनी, कोई भी कंपनी अपने कंपनी के अंदर कोई सिस्टम, कोई प्रोसेस क्यों बनाती है? ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव हो सके. अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे?
कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि कंपनी लॉज एंड रेगुलेशन सारे पूरे करे, सारी रिपोर्टिंग सही करे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाए। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि कंपनी वेल रन वेल, दैट्स व्हाई इंटरनल कंट्रोल्स आर मेड, रन वेल, राइट। अब इंटरनल कंट्रोल्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कौन से रिलेटेड है एंड कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी मेजर से कैसे रिलेटेड है हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या है। अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वर्ड को तोड़ दें, फर्स्ट पार्ट इज कॉर्पोरेट एंड द सेकंड पार्ट इज गवर्नेंस। फर्स्ट पार्ट कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, लार्ज कंपनीज, बड़ी कंपनीज को, एंटाइटीज को, ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट। द सेकंड पार्ट इज गवर्नेंस। अब गवर्नेंस का मतलब क्या है, गवर्नेंस का इन शॉर्ट मीनिंग है लॉज एंड रेगुलेशंस। गवर्न करना किसी कॉर्पोरेट को, किसी कंपनी को गवर्न करना, वो हम किसी को भी गवर्न कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे पॉलिसीज बनाकर, ऐसे प्रोसीजर्स बनाकर, प्रोसेसेस बनाकर, उसके ऊपर कुछ लोगों को बैठाकर, गवर्नमेंट वर्ड गवर्नेंस, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रोसेस बनाए, किनके लिए, कंपनीज के लिए। क्यों, ऑब्जेक्टिव क्या है इन पॉलिसीज का, इन प्रोसीजर्स का, इन प्रोसेसेस का, ताकि एंटाइटी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर सके, जो स्टेक होल्डर्स है उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। नाउ व्हाट इज स्टेक होल्डर्स, हु आर दे, वी विल डिस्कस इट लेटर। फर्स्ट, गवर्नेंस टू टाइप के होते हैं, इंटरनल गवर्नेंस एंड एक्सटर्नल गवर्नेंस। जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दोज आर इंटरनल गवर्नेंस। कौन लगाएगा, कंपनी खुद लगाएगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगाएंगे, इंटरनल ऑडिट का फंक्शन हो गया। ये क्या है, इंटरनल गवर्नेंस। इंटरनल जो कंपनी के अंदर, कंपनी खुद रूल्स बना रही है, चार्टर्स, बायलॉज बना रही है, कंपनी अपने लिए खुद बना रही है, इंटरनल मैटर है ये उनका। कौन बना रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रहे हैं, इंटरनल ऑडिट करवा रहे हैं, वो क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनी के अंदर का। ऊपर क्या है, इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है, जो बाहर एक्सटर्नल पार्टीज ने उनको लगा के दिया, लाइक गवर्नमेंट ने बना के दिया उनको, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स ने कोई रूल्स एंड लॉज रेगुलेशंस बना के दिए, दोज आर एक्सटर्नल, राइट। तो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग पढ़ लिया। कॉर्पोरेट मींस लार्ज कंपनीज एंड गवर्नेंस मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नेंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो कंपनी खुद बनाती है, एक्सटर्नल जैसे गवर्नमेंट ने बना के दिए। हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि कंपनी ने स्टेक होल्डर्स के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाए ताकि स्टेक होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। नाउ हु आर दे, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, stakeholders are persons and entities who are affected by the activities of the company। जौन से persons entity की activities से affect होते हैं, जौन सी parties, जौन से entities, जौन से persons affect होते हैं, किससे, organization की activity से, उनको हम क्या कहेंगे, stakeholders। जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है, यू कैन से इन अदर वर्ड्स, जिसका कंपनी में इंटरेस्ट है। किनका इंटरेस्ट होगा, अगर उस कंपनी से लेना देना कुछ रखा है तभी हम उस कंपनी के एक्टिविटीज पे ध्यान रखेंगे ना। अगर मेरा लेना देना ही नहीं है, लेना देना किस तरीके से हो सकता है, मैं शेयर होल्डर हो सकती हूँ उस कंपनी की, राइट। शेयर होल्डर के तरीके से लेना देना हो सकता है कि मैंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, इसलिए मुझे इंटरेस्ट है उस कंपनी में, इसलिए उसकी एक्टिविटीज से मैं अफेक्ट होंगी। मैं उस कंपनी के क्रेडिटर हूँ, मुझे पैसा देना उस कंपनी को, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ।
राइट, इसलिए मैं अफेक्टेड होंगी। मैं डेटर हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैं सप्लायर हूँ, मैं इम्प्लॉयज हूँ, या फिर मैं गवर्नमेंट हूँ क्योंकि मुझे टैक्स लेना देना है। मुझे देखना है ना इकोनॉमी में कितना ग्रो करना है, क्या रूल्स बनाने हैं, क्या रेगुलेशन बनाना है, क्या टैक्स लेना है, राइट। इनको हम कहेंगे स्टेक होल्डर्स हु आर अफेक्टेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। नेक्स्ट इज गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। अब ये गवर्नेंस प्रैक्टिसेस से होगा क्या, हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस कर लेंगे, उससे होगा क्या, उससे तीन चीजें होंगी। पहले अपने माइंड में सोचो इंटरनल गवर्नेंस, उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर अच्छा होगा। ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर अच्छा होगा, जितनी अच्छी गवर्नेंस होगी उतना अच्छा कल्चर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, उतने सेट्स वैल्यू ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज होगी, सबके रोल्स एंड बिहेवियर डिफाइन होंगे, सबकी परफॉर्मेंस मेजर होगी, एंड हर जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके लिए स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी होगी। 4 पॉइंट्स है ऑर्गेनाइजेशंस यूनिक कल्चर में। अगर गवर्नेंस अच्छी होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर भी अच्छा होगा। कल्चर अच्छा होने का मतलब क्या है कि अकाउंटेबिलिटी होगी, कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, स्पेसिफिक बंदा, मेजर्स परफॉर्मेंस, हर किसी की परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। एंड थर्ड, डिफाइंड रोल्स एंड बिहेवियर, हर किसी का, चाहे कोई छोटे लेवल पे चाहे कोई बड़े लेवल पे, हर किसी एम्प्लॉय का रोल एंड बिहेवियर डिफाइन होगा। एंड द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजीज कंपनी के सेट होंगे, क्लियर होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कल्चर आ जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो। नेक्स्ट इज यूज वेरियस लीगल फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रेटजीज एंड प्रोसीजर्स। गवर्नेंस प्रैक्टिसेस लीगल फॉर्म यूज कर सकता है, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजीज, प्रोसीजर यूज करता है। इससे क्या होगा, complies with society's legal and regulatory rules, जो सोसाइटी के लीगल और रेगुलेटरी रूल्स होंगे, जो सोसाइटी में जिस सोसाइटी में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस सोसाइटी से रिलेटेड कुछ लीगल रूल्स होंगे, राइट, कुछ रेगुलेटरी रूल्स होंगे, आप उसको कंप्लाई करोगे। सेटिस्फाई द जनरली एक्सेप्टेड बिजनेस नॉर्म, हर बिजनेस के कुछ ना कुछ नॉर्म्स होते हैं जो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, एथिक्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कोई सोसाइटी की सोशल एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ रिलायंस से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टाटा से ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ एथिक्स पे करते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पे करते हैं, वो सब फॉलो होगी। प्रोवाइड ओवरऑल बेनिफिट टू सोसाइटी, और जब ये सब कुछ होगा तो ओवरऑल सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा। अगर कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही है, सोशल लीगल रूल्स फॉलो कर रही है, सोशल एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रही है, तो सोसाइटी को बेनिफिट मिलेगा। और जो स्टेक होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म। रिपोर्ट्स फुली एंड ट्रूथफुली टू इट्स स्टेक होल्डर्स, हम रिपोर्ट देंगे, स्टेक होल्डर्स को सही रिपोर्ट देंगे, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, और रिपोर्ट्स में क्या आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम सब उनको सही देंगे, किसी में कोई गलत नहीं होगी, कोई एरर नहीं होगी, कोई मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, इंक्लूडिंग द पब्लिक टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर इट्स डिसीजंस, एक्शंस एंड परफॉर्मेंस। और हम अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करेंगे, कंपनी खुद अपने एम्प्लॉयज की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस डायरेक्टर का काम था बनाना और उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही बनाए, ट्रूथफुली बनाए, पब्लिक को जाएगी वो रिपोर्ट, परफॉर्मेंस मेजर हो सही होगी, डिसीजन लिया जाएगा सही लिया जाएगा, एक्शंस लिए जाएंगे सही लिए जाएंगे। ओवरऑल डायरेक्शन फॉर रिस्क मैनेजमेंट, जो कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है, हर बिजनेस को रिस्क लेना पड़ता है, राइट, बिजनेस रिस्क पे चलते हैं, हर कंपनी को रिस्क एक्सेस करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है ना, असेस करना पड़ता है कि हाँ सही है या नहीं है, कितना रिस्क ले, कितने एक्सटेंड पे रिस्क ले, क्या टाइमिंग, इस टाइम हमें कोविड के टाइम, लॉकडाउन के टाइम
ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ओवरऑल जो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज कौन करते हैं, मैनेजमेंट करती है, ठीक है, उसको एक डायरेक्शन मिलती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। ये लॉज एंड रेगुलेशंस इन तीन चीजों में हेल्प करते हैं, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस से ये तीन चीजें होती हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।